आज जिन क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। आज इस पे बेस्ड जो सवाल नीट में आ सकते हैं उनके क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में एक छोटा सा रिलेशन होता है, तो उसकी मदद से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता क्या है वो हम जान लेते हैं। किसी भी एक्सिस के अबाउट जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम और डी बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डी एल बाई डी टी का मतलब। अगर उस एक्सिस के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क ही जीरो है तो ये चेंज जो आ रहा है राइट हैंड साइड में, ये जो चेंज है ये चेंज कितना होगा? जीरो। तो किसी एक्सिस के अबाउट अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है तो उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कितना, कैसा रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। वो कैसा रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम बेटा सिंपली कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। ठीक, चलिए अब यहां पर एक सवाल है, उससे हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिएगा, बोला गया है कि एक जो पार्टिकल है उस पर एक सेंट्रल फोर्स लग रहा है, तो कौन सी क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट रहेगी? पहले तो सेंट्रल फोर्स का मतलब हम जान लेते क्या होता है। जैसे मान लो एक पार्टिकल है बेटा, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लो उसको एक रस्सी से बांधकर घुमाया जा रहा है, और साथ ही साथ दो पार्टिकल्स हैं जो कि किसी डिस्टेंस पे रखे हैं मान लो। ठीक, और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये रही। ठीक, तो बेटा यहाँ पर इस पार्टिकल पे फोर्स कौन सी लग रही होगी? रस्सी से घुमाया जा रहा है, मान लो टेंशन लग रही होगी। ये दोनों पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे पे कौन सी फोर्स लगा रहे होंगे? वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो टेंशन वाली फोर्स है या ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसी पार्टिकल से पास हो रही है या उन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन से पास हो रही है, ऐसे समझ लो। तो बेटा ऐसी ही फोर्स को जो उसी पार्टिकल से पास हो रही है उसे ही हम क्या कह देते हैं? सेंट्रल फोर्स। अब जब फोर्स जो है उसी पार्टिकल से या उसी पॉइंट से पास हो रही है बेटा, तो उस फोर्स का जो टॉर्क है वो कितना आएगा? जीरो आएगा। जैसे मान लो मैं पूछूं m1 वाले पार्टिकल पे F12 का टॉर्क कितना आएगा? जब भाई साहब वो फोर्स पास ही उस पार्टिकल से हो रहा है तो उसका टॉर्क कितना? जीरो। आर की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। टॉर्क में जो आर क्रॉस एफ होता है उसमें आर की वैल्यू कितनी? जीरो। इसी तरह M2 पे जो F21 लग रहा है उसका टॉर्क कितना? जीरो। इस पार्टिकल पे टेंशन का टॉर्क कितना? जीरो, क्योंकि वो इसी पार्टिकल से पास हो रही है। तो टॉर्क जो है वो सेंट्रल फोर्स का जीरो। तो टॉर्क अगर जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कैसा? कांस्टेंट। ठीक, समझ गए ना? यहाँ पे लीनियर मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट तभी होता है जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होने पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया बेटा कि अर्थ जो है उसका रेडियस जो है वो सडनली करंट रेडियस का जस्ट हाफ हो जाता है। तो ऐसे केस में अर्थ का जो ड्यूरेशन है जो कि अभी 24 घंटे होता है वो कितना होगा? तो बेटा अर्थ एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, अर्थ पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, तो हम सिंपली अर्थ के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, जितना पहले उतना बाद में। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो I1 की वैल्यू, अर्थ को अपन कैसा मानेंगे? सॉलिड स्फीयर, तो 2/5 m r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2/5 m r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। तो 2/5 m काट दो, r1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 ओमेगा 2 स्क्वायर। रेडियस r1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू नया जो रेडियस है, अच्छा यहाँ पे तो सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, आई एम सॉरी, एक सेकेंड, जस्ट स्क्वायर रेडियस के साथ है। नया जो रेडियस है वो पुराने रेडियस का कितना है? जस्ट हाफ है, ओमेगा 2, यानी कि ओमेगा 2 जो आया है वो 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 आया। नई जो एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की होगी वो पुरानी एंगुलर वेलोसिटी के 4 गुना होगी। अब एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? 2π बाय टाइम पीरियड। तो नया जो टाइम पीरियड आ रहा है वो पुराने टाइम पीरियड के 1/4 आ रहा है, 24/4 यानी कि 6 आवर्स। तो अर्थ का जो नया टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा? 6 आवर्स हो जाएगा। ड्यूरेशन जो दिन का है वो 6 घंटे हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी आपने अर्थ के लिए किया था, पुराने क्वेश्चन के, बिल्कुल वैसा ही। समझ रहे हो, रेडियस उतने कर दिया, तो इसमें भी वही कहानी लगा दो, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आंसर n² ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, ये अभी किया था अपन ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, इट इज रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अराउंड द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। किसी इंस्टेंट पे एक विस्कस फ्लूइड है जो कि इसके सेंटर पे गिराया और फिर उसके बाद वो फ्लूइड जो है वो फैलने लगा और फिर फाइनली उस प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया। तो इस दौरान एंगुलर वेलोसिटी का क्या हुआ होगा? ठीक बेटा, सेंटर पे गिराया, सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क कितना? 0। जैसे प्लेटफॉर्म अगर किसी स्पिंडल पे रखा होगा या मैं मान लूँ सेंटर पे हिंज होगा, जैसे ये रहा प्लेटफॉर्म, ये रहा प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का वेट जो होगा mg वो भी सेंटर से पास हो रहा होगा, वो भी सेंटर से पास हो रहा होगा। साथ ही साथ जो स्पिंडल वगैरह का जो फोर्स वगैरह जो कुछ भी लग रहा होगा अगर, तो वो भी सेंटर से ही पास हो रहा होगा। तो सेंटर के अबाउट जो है वो नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना आएगा? 0। नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना आएगा? 0। विस्कस फ्लूइड भी सेंटर पे ही गिराया तो उस पे सेंटर पे, उसी सेंटर पे विस्कस फ्लूइड का भी mg होगा। यही सेंटर से ही सारे फोर्सेस पास हो रहे होंगे। प्लेटफॉर्म का वेट mg यहाँ से पास हो रहा होगा, उस विस्कस फ्लूइड का वेट mg यहाँ से पास हो रहा होगा, तो सारे फोर्सेस यहीं से पास हो रहे हैं, इसीलिए इस सेंटर के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा? 0 होगा। अब एक्सटर्नल टॉर्क 0 है बेटा, तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला I ओमेगा लिख दो, तो I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। अब बेटा ध्यान से समझना, जब इस प्लेटफॉर्म पे विस्कस फ्लूइड गिरेगा और फैलेगा तो इस प्लेटफॉर्म का ओवरऑल, अगर मैं पूरे सिस्टम का मास की बात करूं, बढ़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये जो प्लेटफॉर्म था, तो प्लेटफॉर्म पे जब ये विस्कस फ्लूइड आके गिरेगा और फैलेगा, जब ये विस्कस फ्लूइड आके गिरेगा और फैलेगा इस पे, तो इस प्लेटफॉर्म का या इस पूरे सिस्टम का ओवरऑल मास जो है वो बढ़ जाएगा। ओवरऑल मास जो है वो बढ़ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बढ़ जाएगा। तो बेटा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कांस्टेंट रहना है ना। तो अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरे को घटना पड़ेगा। तो पहले तो क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो घट रही है, क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। ठीक, पहले तो ये बात हो गई। उसके बाद जब ये फ्लूइड पूरा का पूरा इस प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाएगा तो वापस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पुराना वाला था वो वापस से वही अचीव हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर क्या हो रहा है, फिर घट रहा है दोबारा। पहले बढ़ा है तो बढ़कर अगर पुरानी वैल्यू पे जाना है तो फिर से घटना है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर घट जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट को कांस्टेंट रहना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक पैन है जिसके सेंटर पे एक मतलब यूनिफॉर्म थिकनेस का आइस रखी हुई है, और जब वो आइस मेल्ट हो जाती है तो सिस्टम की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज वगैरह वगैरह। ये भी इसी की तरह सवाल है। देखो, जब बेटा प्लेटफॉर्म पे आइस अभी तो सेंटर पे रखी हुई है, इसके बाद इनिशियली, फाइनली, इसके बाद जब ये प्लेटफॉर्म पे आइस जो है मेल्ट होके पूरे प्लेटफॉर्म पे फैल जाएगी तो बेटा सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा। ये जो आइस है, आइस भी तो मेल्ट होगी और बाहर की तरफ फैलेगी। बाहर क्यों? इनर्शिया की वजह से कह लो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कह लो। आइस जो है प्लेटफॉर्म पे फैलेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि I इंटू ओमेगा को कांस्टेंट रहना है। क्यों कांस्टेंट रहना है? इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिखाई दिया मैंने आपको, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। आइस का भी वेट जो होगा वो सेंटर से ही पास हो रहा होगा, प्लेटफॉर्म का भी वेट होगा सेंटर से ही पास हो रहा होगा, तो सेंटर के अबाउट ही सारे फोर्सेस सेंटर से ही पास हो रहे हैं, तो सेंटर के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। तो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आप कैसा कर सकते हो? कांस्टेंट कर सकते हो बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो उसकी बात नहीं कर रहा है कि फिर जो आइस मेल्ट होके नीचे गिर जाए, ये तो पुराना वाला सवाल था। वो सिर्फ उतनी बात कर रहा है कि जब वो मेल्ट हो जाए, जब वो मेल्ट हो जाए, बस सिर्फ इतनी बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में कहा है कि एक बॉब ऑफ मास m अटैच्ड to an inextensible string of length L is suspended from vertical support. The bob rotates in a horizontal circle with an angular velocity omega about the point of suspension. About the point of suspension. Angular momentum conserve रहेगा, चेंज होगा, वगैरह वगैरह, ये सब बातें वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये सीलिंग से एक बॉब जो है वो ऐसे बंधा हुआ है और हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कर रहा है इस तरह से। ठीक, जब वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस तरह से रोटेट कर रहा है और कितनी एंगुलर स्पीड से, ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है यानी कि ओमेगा से। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट हमें क्या बताना है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, डायरेक्शन में चेंज होगा, दोनों में चेंज नहीं होगा, वगैरह वगैरह, वो सब बातें हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये जो है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड v से, एंगुलर स्पीड दे रखी है हालांकि ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन को तो सिंपल सी बात जाननी है। ठीक, ध्यान से देखो, ये एंगल अगर थीटा मान लो, ये एंगल अगर थीटा मान लो और स्ट्रिंग की लेंथ अगर एल मान लो, स्ट्रिंग की लेंथ अगर एल मान लो यहाँ से। ठीक, तो बेटा ध्यान से देखो, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बॉडी की जो दूरी है वो हमेशा एल ही रहेगी। ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही एल रहेगी, हमेशा ही कितनी रहेगी, एल रहेगी। साथ ही साथ इसकी जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। नहीं, अगर कांस्टेंट नहीं बोला है तो उसने बोला है ना कि एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट है। तो ओमेगा कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr, वो तो सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये जो पॉइंट है इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। पर ध्यान से देखो, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अगर मैं तुम्हें सिंपली लिखूं r क्रॉस p, p क्या है, लीनियर मोमेंटम, p क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो बेटा अगर लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हुआ तो एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन तो चेंज होगा। लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हुआ, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होगा। अब लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से, जब ये पार्टिकल इधर है तो अगर मैं मान लूँ ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है मान लो, तो अभी वेलोसिटी तुम्हारी तरफ है, इसकी, तुम्हारे चेहरे की तरफ। जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा, इधर, तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो लगातार बदल रहा है ना। अब जब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है तो लीनियर मोमेंटम बदल रहा है, लीनियर मोमेंटम बदल रहा है तो एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स है, मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स है। अब कितना है उसमें हमें जानकारी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वैल्यू नहीं पूछी है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन कांस्टेंट है या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ये पूछा है उसने। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो डायरेक्शन तो उसका चेंज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको, तीसरा, एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि एक जो पार्टिकल है वो एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रोटेट कर रहा है। अगर हम टेंशन को इंक्रीज कर दें जिसकी वजह से रेडियस जो है, रेडियस ही बोला है ना, फैक्टर ऑफ 2, मतलब रेडियस जो है वो आधी हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी मास की कितनी होगी, या उसने पूछा इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, ऐसे करके। ठीक, चलिए देख लेते हैं। जैसे ये पार्टिकल है, मान लीजिए इसकी स्पीड भी क्या है, v। अब बेटा इस पार्टिकल पे जो टेंशन लगेगा वो यहीं से पास हो रहा होगा। तो अभी एक बात तो तय कि पार्टिकल पे जो टेंशन लग रहा है वो इधर ही से पास हो रहा है और सेंटर से भी पास हो रहा है, वही टेंशन का फोर्स सेंटर से भी पास होगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क कितना, 0। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है बेटा तो आप क्या कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट कर सकते हो, यहाँ पे कांस्टेंट कर सकते हो। अब पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट कर दो, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आप क्या ये लिख सकते हो, mvr, मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमेशा r ही रहेगी यहाँ पे, इक्वल्स टू कांस्टेंट।
तो बेटा आप ध्यान से देखो, वो ये कह रहा है कि रेडियस जो है, क्या है, रेडियस जो है वो आधा कर दिया, रेडियस जो है वो आधा कर दिया, रेडियस जो है वो आधा कर दिया। रेडियस अगर आधा कर दिया तो जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी, वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाएगी। अरे वेलोसिटी और रेडियस के प्रोडक्ट को कांस्टेंट रहना है ना, मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो रेडियस अगर आधा कर दिया तो वेलोसिटी या स्पीड में कहूँ वो डबल हो जाएगी। तो अगर स्पीड डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। नई जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो पुरानी काइनेटिक एनर्जी के 4 गुना, क्योंकि स्पीड दुगनी हो गई। तो स्पीड दोगुनी हो गई तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 4। तो इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका मास इतना इतना है, रेडियस इतना इतना है। ठीक है, वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। एक दूसरी डिस्क है बिल्कुल आइडेंटिकल, लेकिन उसका जो मास है वो 1/4 है। सेम डायमेंशन, मतलब आइडेंटिकल का मतलब सिर्फ सेम डायमेंशंस बोला है, और जो मास है वो 1/4 है। और दूसरी डिस्क के ऊपर रख दिया उसको, दूसरी डिस्क के ऊपर रख दिया उसको। तो एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम की कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सिस्टम की कितनी होगी। ठीक बेटा, ध्यान से देखना, ये जो डिस्क है इस डिस्क के ऊपर लाकर एक दूसरी डिस्क रख देनी है, इस डिस्क के ऊपर लाकर एक दूसरी डिस्क रख देनी है। ठीक, तो बेटा सेंटर दोनों का mg जो है वो सेंटर से ही पास होगा। दोनों जो डिस्क हैं उनका जो वेट है वो सेंटर से ही पास होगा। साथ ही साथ अगर ये दोनों डिस्क एक दूसरे पे फ्रिक्शन भी लगा रहे होंगे, तो अगर मैं दोनों डिस्क को सिस्टम मानूं तो ये जो फ्रिक्शन होंगे वो इंटरनल टॉर्क प्रोवाइड कराएंगे। एक्सटर्नल टॉर्क तो जीरो हो गया ना सिस्टम पे। इन दोनों डिस्क को मिलाकर अगर मैं सिस्टम मानूं तो ये दोनों डिस्क एक दूसरे पे जो फ्रिक्शन लगा रहे होंगे, सबसे पहली बात तो इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे, क्योंकि न्यूटन का तीसरा लॉ यही कहता है। और नहीं इतना भी ध्यान ना दो तो सिंपली जो फ्रिक्शन के फोर्सेस लग रहे होंगे वो सिंपली क्या होंगे, वो इंटरनल टॉर्क प्रोवाइड कराएंगे, इंटरनल टॉर्क प्रोवाइड कराएंगे। तो एक्सटर्नल टॉर्क तो जीरो ही है, क्योंकि जो वेट है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स वेट का होगा या हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म जिस जगह पे फिक्स्ड है वो फोर्स भी उस हिंज पॉइंट का या स्पिंडल का जो फोर्स है वो भी यहीं से पास होगा। तो सेंटर के अबाउट जो है एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो होगा, सेंटर के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, चलिए पहले जो है, पहले तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्क है, पहले जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्क है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम आप क्या लिखोगे, जैसे I1 ω1 = I2 ω2 मैंने लिख दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, पहले तो सिर्फ एक ही डिस्क थी तो उसका कितना हो जाएगा, mr²/2 × ओमेगा। बाद में ये दोनों डिस्क जो हैं वो साथ में एक साथ घूमेंगी, साथ में एक साथ घूमेंगी, समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक, तो ऐसे केस में नेट जो सिस्टम का इन दोनों डिस्क का मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, या अगर आप अलग अलग चाहो तो अलग अलग लिख लो। ठीक है, ओमेगा तो दोनों का सेम आएगा, लास्ट में दोनों साथ में ही घूमेंगी तो ओमेगा तो दोनों का कॉमन आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस लिख देते हैं। तो mr²/2 पहली वाली का प्लस दूसरी वाली का m/4 × r²/2 × ω2। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या बचता है, यहाँ से 2 कॉमन लेके हर जगह से हटा देंगे, यहाँ से क्या बचेगा, mr²/2 ओमेगा = यहाँ से mr²/2 को कॉमन ले लूँगा तो 1, यहाँ से mr²/2 को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4 ω2। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा, ω2। तो ओमेगा बाय, यहाँ पे कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है शायद, एक बार देखते हैं। mr²/2 ओमेगा, mr²/2 पुरानी वाली डिस्क का, और दूसरी वाली डिस्क का मास कितना है, m/4 r²/2। अच्छा ये 4 तो नीचे आएगा ना, सॉरी ये कहाँ कर दिया मैंने, सॉरी। तो ω2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4ω/5, 4ω/5। ठीक है, तो नई जो एंगुलर स्पीड आ गई वो पुरानी वाली एंगुलर स्पीड के कितने आ गई, 4/5। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। एक थिन सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अगर 2 पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स लाकर उसके अपोजिट एंड्स पे रख दिए, अटैच कर दिए, तो रिंग की एंगुलर वेलोसिटी नई कितनी होगी। ठीक, तो देखना ध्यान से, ये रिंग है,
ठीक। रिंग मान लो रोटेट कर रही है, एंड पे लाकर दो पार्टिकल रख दिया, एक पार्टिकल यहाँ रख दिया, एक पार्टिकल यहाँ रख दिया। इस पार्टिकल का वेट mg लगेगा, इस पार्टिकल का वेट mg लगेगा, रिंग का खुद का वेट mg लगेगा। तो ध्यान से देखो, सेंटर के अबाउट सारे फोर्सेस का नेट टॉर्क कितना आ जाएगा, 0। इसका जो mg है वो तो 0 ही होगा, इसके mg का जो टॉर्क है वो तो 0 ही होगा, mg 0 नहीं, मतलब इस mg का जो टॉर्क है सेंटर के अबाउट वो 0 होगा क्योंकि उसी पॉइंट से पास हो रहा है। और ये दोनों जो mg फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस वेट के जो लग रहे हैं, सेंटर के अबाउट इस mg का टॉर्क और सेंटर के अबाउट इस mg का टॉर्क बराबर आएगा और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सेंटर के अबाउट इस mg का टॉर्क कितना आएगा, mg इंटू आर। सेंटर के अबाउट इस mg का टॉर्क कितना आएगा, mg इंटू आर, और दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो सेंटर के अबाउट बेटा 0 है। सेंटर के अबाउट कितना है, 0। तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। तो इनिशियली तो सिर्फ डिस्क घूम रही है, सॉरी रिंग घूम रही है, तो इनिशियल मोमेंट आई ओमेगा 1 लिख दूं मैं, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। तो पहले तो सिर्फ रिंग घूम रही थी, तो mr स्क्वायर, यहाँ पे mr स्क्वायर इंटू एंगुलर वेलोसिटी कितनी, ओमेगा, इज इक्वल टू बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का mr स्क्वायर प्लस रिंग और ये पार्टिकल्स दोनों साथ में घूमेंगे, चिपका दिए ना, तो रिंग और ये दोनों पार्टिकल्स बाद में साथ में ही घूमेंगे। तो इन दोनों पार्टिकल्स का नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से, सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, r दूरी पे है ना ये सेंटर से, इसका भी mr स्क्वायर, तो कितना हो गया 2mr स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, 2mr स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ से बेटा, ओमेगा अपॉन m प्लस 2m, ओमेगा इंटू कैपिटल M, ये कैपिटल M भी है साथ में, r स्क्वायर हटा दिया, तो ओमेगा इंटू कैपिटल M अपॉन m प्लस 2m, ये आ गई वैल्यू, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक, मतलब सिंपली आपको देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है, आपको एक बार ये पता पड़ गया ना किस एक्सिस के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि पहले जो नेट एंगुलर मोमेंटम था और बाद में जो नेट एंगुलर मोमेंटम है उनको बराबर कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और लेंथ कैपिटल L है और ये सेंटर पे हिंज्ड है। तो एक पार्टिकल जो है मास m का वो आता है और यहाँ से इस रॉड से टकराता है और साथ ही साथ इसके साथ चिपक जाता है। तो आपको बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी रॉड की जिससे वो घूमना चालू कर देगी, ठीक, अब बेटा एक चीज़ समझना, सबसे पहले ये जो सेंटर पॉइंट है रॉड का, ये जो हिंज्ड पॉइंट है, जब ये पार्टिकल आकर इस रॉड से टकराएगा तो ये जो हिंज्ड पॉइंट है ना, हिंज्ड पॉइंट पे फोर्स लगेगा, हिंज का फोर्स लगेगा। मान लो एक कील ठोक के गाड़ दी है तो कील की वजह से इस रॉड पे फोर्स लगेगी। तो अगर मैं रॉड को और पार्टिकल को सिस्टम मान लूं तो एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 नहीं है, तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है। वो फोर्स कौन दे रहा है एक्सटर्नल फोर्स? ये हिंज वाला, हिंज फोर्स यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं टॉर्क की तो बेटा ध्यान से देखना, ये हिंज फोर्स जो है पास तो हिंज से ही हो रहा होगा, सेंटर से ही पास हो रहा होगा, तो हिंज फोर्स का टॉर्क सेंटर के अबाउट कितना आएगा? 0। हिंज फोर्स का टॉर्क जो है वो सेंटर के अबाउट कितना आएगा? 0 आएगा सिंपली। साथ ही साथ जब ये पार्टिकल जो है इस रॉड से टकराएगा तो इस रॉड पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, मान लो इधर, इस रॉड पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा मान लो इधर, और न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है कि रॉड उतना ही नॉर्मल उस पार्टिकल पे लगाएगी इधर, उतना ही नॉर्मल इस पार्टिकल पे लगाएगी लेफ्ट हैंड साइड में। तो ध्यान से देखो, सेंटर से इन दोनों नॉर्मल का जो टॉर्क आएगा वो बिल्कुल इक्वल और अपोजिट आएगा। सेंटर के अबाउट इन दोनों नॉर्मल का जो टॉर्क आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट आएगा। या फिर सिंपल सी बात समझो यार कि अगर मैं पार्टिकल को और रॉड को सिस्टम मान लूं तो ये जो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं ये इंटरनल फोर्सेज होंगे, इंटरनल टॉर्क प्रोवाइड होंगे इनकी वजह से। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 ही हो गया। एक्सटर्नल टॉर्क कौन दे सकता था? या तो यहाँ पे इसका हिंज फोर्स दे सकता था बेसिकली, जो कि सेंटर से ही पास हो रहा है। तो सेंटर के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क कितना है? 0। ध्यान देना, किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट।
ऐसे ही हर किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा देना होता है। जिस एक्सिस के अबाउट आपको ये समझ में आए कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट तभी हो रहा है जब उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो हो रहा है। ठीक है, चलिए तो मैं सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दे रहा हूं। सेंटर के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू सेंटर के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, पहले तो बेटा रॉड घूम नहीं रही थी, रेस्ट में है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट सिर्फ किसकी वजह से होगा? पार्टिकल की वजह से। तो सेंटर से लेके पार्टिकल तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पार्टिकल की वेलोसिटी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? L/2। तो इनिशियल mvr होता है फॉर्मूला, तो r का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस mu L/2। बाद में ये जो पार्टिकल है ये इसके साथ चिपक गया, और चिपकने की वजह से रॉड जो है उसने घूमना चालू कर दिया, रॉड ने घूमना चालू कर दिया। तो अब जो रॉड है और साथ ही साथ ये जो पार्टिकल है, रॉड और ये जो पार्टिकल है वो साथ ही साथ घूमना शुरू कर देंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी मान लो रॉड की ओमेगा है, तो mu L/2 इज इक्वल टू, रॉड जो है वो सेंटर के अबाउट हिंज्ड है, रोटेट करेगी सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस पार्टिकल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किनारे पे यहाँ चिपक गया ना, तो सेंटर, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर है, तो सेंटर से पार्टिकल तक की डिस्टेंस कितनी है? L/2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr², तो m इंटू L/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। बस ओमेगा निकाल लो यहाँ से, ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसको नीचे भेज दो, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में ऐसे कुछ पूछा नहीं है, इसमें बस सिंपली ये बोला है कि ये जो रॉड है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है वो मैंने डाला नहीं है, मैंने सिंपली ये आपको इसमें लॉजिक बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा होगा। ठीक है, ये जो रॉड है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है, हिंज नहीं है। एक पार्टिकल आता है, वो एंड से टकराता है और टकराने के बाद वो रुक जाता है, टकराने के बाद वो रुक जाता है। तो बेटा क्या क्या होगा टकराने के बाद, क्या क्या होगा टकराने के बाद, देखना ध्यान से। जब ये पार्टिकल आके रॉड से टकराएगा, जब ये पार्टिकल आके रॉड से टकराएगा तो बेटा रॉड जो है इस तरह से आपको दिखाई देगी, किसी इंस्टेंट पे मान लो इस तरह से दिखाई देगी। तो टकराने की वजह से आप फील कर सकते हो कि जो रॉड है वो एक तो आगे भी बढ़ेगी, आगे खिसकेगी, साथ ही साथ रोटेट होना भी चालू हो जाएगी, साथ ही साथ रोटेट होना भी चालू हो जाएगी। मतलब रॉड का ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन दोनों होगा, दोनों होगा। समझ गए ना मेरी बात? यहाँ पे जब ये पार्टिकल आके इससे टकराया तो पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से रॉड आगे स्लाइड करना भी चालू हो जाएगी। साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस फोर्स की वजह से, जो फोर्स ये पार्टिकल इस रॉड पे लगा रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क भी मिलेगा, तो ये रॉड जो है वो रोटेट करना भी शुरू कर देगी। अब इसमें वो तुमसे कुछ भी पूछ ले, मान लो कि जो रॉड है उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी कोलिजन के बाद, या किस एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट करेगी। तो बेटा ध्यान से देखो, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी है तो एक्सटर्नल टॉर्क तो जीरो हो गया, एक्सटर्नल टॉर्क तो कितना हो जाएगा? जीरो। एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा सिंपली। ठीक, अब तो ऐसे केस में आप जो है सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व करा सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो। जिस सरफेस पे रॉड रखी है, रॉड का mg लग रहा होगा, रॉड पे उसका खुद का वेट लग रहा होगा, लेकिन उतनी ही वैल्यू का नॉर्मल उस सरफेस की वजह से रॉड पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा, उतनी ही वैल्यू का नॉर्मल जो है उतनी ही वैल्यू का नॉर्मल जो है वो उस रॉड पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो नॉर्मल वेट को बैलेंस आउट कर ले रहा है, तो एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो रॉड पे जीरो ही है, क्योंकि फ्रिक्शन भी नहीं है वहां पे। ठीक है, सिस्टम पे ही एक्सटर्नल फोर्स जो है, सिस्टम पर ही जो एक्सटर्नल फोर्स है अगर मैं कहूँ तो वो कितना हो जाएगा? जीरो है। ठीक है, सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, रॉड के अबाउट एक्सटर्नल, रॉड पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो नहीं है इस बार, रॉड पर नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क हमेशा सिस्टम के अबाउट आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, रॉड अकेले पे नहीं है जीरो। ठीक, चलिए तो सिस्टम के अबाउट अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो आप यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। पहले जो लीनियर मोमेंटम था वो सिर्फ पार्टिकल के पास था, तो m इंटू वी इज इक्वल टू, बाद में लीनियर मोमेंटम जो है वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ रॉड के पास है, तो m इंटू वी सी एम। तो यहाँ से तो रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो होगा,
एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो होगा बेटा, क्योंकि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगी वो इंटरनल फोर्सेज होंगी, और वेट का और नॉर्मल का तो टॉर्क मिलेगा नहीं, ठीक है, एक ही पॉइंट से पास हो रहे होंगे, फोर्स कैंसिल आउट हो रहे होंगे उनके, ठीक है। तो बेटा एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जब एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो हो जाएगा तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कर दो, कंजर्व कर दो, ठीक। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट कर दो यहाँ पर, सिंपली समझ रहे हो ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। चलिए बेटा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम में कांस्टेंट करूं तो पहले एंगुलर मोमेंटम सिर्फ किसका था, पहले जो एंगुलर मोमेंटम था वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के पास था, तो एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रॉड के सेंटर से लेके एंड तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 इज इक्वल टू, बाद में एंगुलर मोमेंटम, बाद में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो सिर्फ और सिर्फ रॉड के पास है और ये पार्टिकल तो रेस्ट में ही आ गया है, तो आई ओमेगा, तो एम वी L/2, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी, ml²/12 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी, यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी, ठीक है। रॉड किस वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी वो भी आ गया, रॉड किस वेलोसिटी से घूमेगी वो भी आ गया, ठीक। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे। क्या कहता है ये क्वेश्चन, A kid of mass m stands on a horizontal platform in the shape of a disk of mass this and radius this, pivoted on a vertical axis through its center, ठीक, और freely rotate कर सकता है। Kid starts to move around the center of disk in a circle of radius small r with a velocity v. Calculate the angular velocity of the disk with which it will start rotating। मतलब क्या कहता है सवाल कि जैसे ये एक प्लेटफॉर्म है, सेंटर पे पाइवटेड है, ठीक, एक पर्सन है या किड है जो कि खड़ा हुआ है एक जगह पे, एक सेकंड खड़ा हुआ है और प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, उसके बाद वो क्या करने लगा कि प्लेटफॉर्म पे स्मॉल r रेडियस बनाते हुए एक सर्कल में, सर्कल के अलोंग वो चलने लगा, और किस स्पीड से चलने लगा, स्पीड दी है उसकी, वेलोसिटी v दे रखी है, वेलोसिटी अगर v दे रखी है तो मान के चलेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है, ठीक। तो ये जो है ये आगे की तरफ, मान लो मैंने ऐसा डायरेक्शन ले लिया, इस तरफ जो है वो v वेलोसिटी से चलने लगा, ठीक। और प्लेटफॉर्म का जो रेडियस है, प्लेटफॉर्म का जो रेडियस है वो है कैपिटल R, और ये जो डिस्क है प्लेटफॉर्म किसके शेप में है, डिस्क, जिसका मास कितना है कैपिटल M, और बच्चे का मास कितना है स्मॉल m, ठीक। तो उसने पूछा है कि भैया जब ये ऐसा करने लगेगा, जब ये स्मॉल r के रेडियस में चलने लगेगा, तो ऐसे केस में जो डिस्क है या प्लेटफॉर्म जो है वो किस एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगेगी। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये समझिए कि वो डिस्क जो है वो घूमेगी ही क्यों, वो घूमेगी ही क्यों। तो सिंपल सी बात है, जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तभी तो ग्राउंड हम पे फ्रिक्शन लगाता है आगे की तरफ, जिसकी वजह से हम आगे चल पाते हैं, ठीक। तो वही किस्सा यहाँ पर हो रहा है कि जब वो पर्सन आगे चलेगा तो डिस्क को पीछे पुश करेगा, या आप फ्रिक्शन की भाषा में भी उसे समझ सकते हो। तो इस वजह से जो डिस्क है या प्लेटफॉर्म जो है वो रोटेट करने लगेगा। तो आप समझ पा रहे हो कि जो प्लेटफॉर्म है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इस तरह से अपोजिट सेंस में रोटेट करने लगेगा। जब प्लेटफॉर्म रुका हुआ था तो पर्सन मान लो आगे की तरफ चल रहा है, तो प्लेटफॉर्म को पीछे पुश करेगा, तो प्लेटफॉर्म जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा, ठीक। अब बेटा तो समझ तो रही हो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। अगर फिर से पहचानना है कि किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, तो सिंपल सी बात समझो, ये जो पाइवटेड है, पाइवटेड कहाँ पे है, सेंटर पे, तो ये पाइवट पॉइंट पे जो भी फोर्स लग रहा होगा वो उसी पाइवट पॉइंट से पास हो रहा होगा। यहाँ पे ये जो हिंज्ड है ना, तो हिंज फोर्स जो भी लग रहा होगा वो वहीं सेंटर से ही पास हो रहा होगा, तो सेंटर के अबाउट उसका टॉर्क कितना हो गया, 0। बाकी ये पर्सन और प्लेटफॉर्म एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगाएंगे तो वो इंटरनल फोर्सेज ही हो जाएंगे, नॉर्मल को वेट बैलेंस कर लेगा, तो मतलब कुल मिला के एक्सटर्नल टॉर्क जो है सेंटर के अबाउट 0 है, एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो सेंटर के अबाउट 0 है। कितना है, 0। तो ऑब्वियसली हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं सेंटर के अबाउट, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, ठीक। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो पहले तो सब कुछ जो था वो रेस्ट में था,
सब कुछ जो था वो रेस्ट में था, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, सेंटर फाइनल एंगुलर मोमेंटम पर्सन का प्लस डिस्क का, ये पी से मैं पर्सन बोल रहा हूँ, प्लेटफॉर्म नहीं। तो पर्सन का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, पर्सन जो है वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, आर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो सर्कुलर मोशन जब करते हैं तो वेलोसिटी जो है वो रेडियस के हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है, तो कोई कंपोनेंट निकालने का यहाँ पे झंझट नहीं है। आप सिंपली क्या लिख सकते हो, एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम ही हो गया। अब जो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम है उसका डायरेक्शन अपोजिट आएगा, ध्यान से देखो, पर्सन का वेलोसिटी ऐसे आगे की तरफ आ रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, उसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अपोजिट आएगा। अगर प्लेटफॉर्म मान लो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो आप ओमेगा की जो डायरेक्शन आएगी वो अपवर्ड आएगी, तो प्लेटफॉर्म के जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो अपवर्ड आ रहा है, और पर्सन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आर क्रॉस वी से, मतलब आर क्रॉस पी, आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम जो फॉर्मूला होता है ना, उसके हिसाब से पर्सन का जो एंगुलर मोमेंटम वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो पर्सन का और प्लेटफॉर्म का जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो पर्सन का मैंने मान लो प्लस में ले लिया, तो जो डिस्क का या प्लेटफॉर्म का है वो माइनस में ले लेता हूँ, माइनस आई ओमेगा, ठीक। तो एम वी आर इज इक्व टू आई, ये डिस्क बोली है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से जो तुम्हारा ओमेगा है वो निकाल लो, कितना आ जाएगा, 2 एम वी आर अपॉन कैपिटल एम आर स्क्वायर। ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई, जिससे जो डिस्क है वो रोटेट करना चालू कर देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में बोला है कि पिछले क्वेश्चन में जो बच्चा रेस्ट पे था, मान लो वो रेस्ट पे ही है, प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ रेस्ट पे है, उसके बाद एक उसका फ्रेंड है जिसने m1 मास की एक बॉल है वो उसके तरफ फेंकी है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और जो चाइल्ड है प्लेटफॉर्म पे वो बॉल को कैच कर लेता है, और आपको बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी जो होगी प्लेटफॉर्म की जब वो बॉल को कैच कर लेता है वो कितनी होगी। चलिए देखते हैं सवाल। ये रहा मान लीजिए प्लेटफॉर्म, ठीक, प्लेटफॉर्म रेस्ट पे है, यहाँ पर जो चाइल्ड है वो किनारे खड़ा हुआ है इस तरह से, प्लेटफॉर्म के टेंजेंशियली फेंकी है, टेंजेंशियली, तो मतलब ऐसे मान लो जो बॉल है वो इस तरफ फेंकी है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। बॉल का मास कितना है, m1, बच्चे का मास कितना था, स्मॉल m, प्लेटफॉर्म का मास कितना था, कैपिटल M, ठीक है। अब जो बच्चा है वो किनारे पे खड़ा हुआ है, बॉल जो है वो टेंजेंशियली फेंकी है प्लेटफॉर्म पे, ठीक, इस तरह से। तो बेटा ध्यान से देखो, फिर से वही लॉजिक कि सेंटर के अबाउट जो है वो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, क्योंकि बेटा सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क जो है वो 0 आने वाला है, ठीक है। नेट टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क जो है सेंटर के अबाउट वो कितना आने वाला है, 0, अबाउट पाइवोटेड पॉइंट कह लो या सेंटर कह लो, कितना आने वाला है, 0। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब बेटा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा सेंटर के अबाउट वो सिर्फ किसका होगा, बॉल का, क्योंकि बाकी सब तो रेस्ट में। तो बॉल जो है वो सेंटर से बॉल की वेलोसिटी की डायरेक्शन, बॉल के वेलोसिटी की डायरेक्शन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कितनी आ रही है, कैपिटल आर ही हो जाएगी। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो सिंपली कितना हो गया, एम वी कैपिटल आर इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब भाई साहब ये जो बॉल जो है वो पर्सन को जो किड है वो उस बॉल को कैच कर लेगा, तो पर्सन, बॉल और प्लेटफॉर्म, पर्सन, बॉल और प्लेटफॉर्म तीनों के तीनों फिर एक साथ घूमेंगे। अच्छा ये प्लेटफॉर्म घूमेगा कैसे, कॉमन सेंस से तो समझ चुके होंगे कि इस तरह से घूमना शुरू कर देगा एंटी क्लॉकवाइज। बाकी लॉजिकली ये है कि जैसे ही वो बॉल है पर्सन के हाथ में आएगी, तो पर्सन के पास स्लिपिंग की टेंडेंसी कहाँ हो जाएगी, पीछे की तरफ। मैं आपको धक्का दूं तो आपके पास स्लिपिंग की टेंडेंसी पीछे की तरफ, तो प्लेटफॉर्म जो है पर्सन पे फ्रिक्शन लगाएगा आगे की तरफ, और उतना ही फ्रिक्शन जो है पर्सन प्लेटफॉर्म पे लगाएगा पीछे की तरफ। तो वही फ्रिक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल होगा प्लेटफॉर्म को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, ठीक। चलिए तो यहाँ पे अपन फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर्सन या किड बोल दूं मैं, जस्ट अ सेकेंड,
हाँ, किड का प्लस बॉल का इंटू ओमेगा। तो स्मॉल एम वी कैपिटल आर, स्मॉल m1 सॉरी, बॉल का मास m1 था, इज इक्वल टू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, किड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किड जो है वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है, कैपिटल आर पे, तो mr² प्लस बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो m1r² इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की अब जो भी वैल्यू आए निकाल लो यहाँ से, समझ गए। चलिए, तो ये लॉजिक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया है कि प्लेटफॉर्म है जिस पे वो किड खड़ा हुआ था वो पहले से ही घूम रहा था, प्लेटफॉर्म पहले से ही घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर स्पीड ओमेगा से। अब अगर जो बच्चा है वो मान लो v स्पीड से घूमने लगे, लेकिन v स्पीड इस बार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म, और वो भी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऐसे केस में नई एंगुलर वेलोसिटी जो है वो प्लेटफॉर्म की कितनी होगी वो हमें जाननी है। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। ये रहा वो प्लेटफॉर्म, ठीक। अब प्लेटफॉर्म पे जो प्लेटफॉर्म जो था उसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑलरेडी पहले से कुछ थी, कितनी थी, ओमेगा थी, और जो किड था वो खड़ा हुआ है, मान लो खड़ा हुआ है, मान लो एज पे ही खड़ा हुआ है तो कैपिटल आर ले लेंगे, अगर बीच में कहीं खड़ा होता तो उसका रेडियस कुछ और दिया होता। आप सवाल समझो, ठीक है, लॉजिक समझो बस, वैल्यूज़ तो फिर वो कुछ भी दे देगा। चलिए, मैं मान लो एज पे ही खड़ा यहाँ पे मान रहा हूँ, कैपिटल आर, ठीक। अब वो बोल रहा है कि अगर ये जो पर्सन है या ये जो किड है वो v वेलोसिटी रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म अगर चलना चालू कर दे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, तो ऐसे केस में प्लेटफॉर्म की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ये जो v वेलोसिटी है उसकी ना वो रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी जो है वो मैं vp मान लेता हूँ, कितनी मान लेता हूँ, vp मान लेता हूँ, ठीक। चलिए बेटा, और ये जो रेडियस है ये कितना है, कैपिटल आर, ठीक। तो सबसे पहले उसने क्या बोल रखा है, कि वेलोसिटी ऑफ किड विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म वो कितनी है, v, वेलोसिटी ऑफ किड विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म वो कितनी है, v, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये vp वेलोसिटी ऑफ पर्सन है ना, इसको मैं vk कर देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ किड, जस्ट सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ किड। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो बेटा क्या बताती है, वेलोसिटी ऑफ किड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, इस तरह से वो कितनी है, v है मान लो, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ किड इक्वल्स टू v प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, तो v के वेलोसिटी ऑफ किड इज इक्वल्स टू प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी, जिस पॉइंट पे वो पर्सन चल रहा है उस पॉइंट की वेलोसिटी, प्लेटफॉर्म के उस पॉइंट की वेलोसिटी, जिस पॉइंट पे वो किड चल रहा है उस पॉइंट की वेलोसिटी, प्लेटफॉर्म के उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा डैश आर, कितनी होगी, ओमेगा डैश आर। तो बेटा जो किड की वेलोसिटी पिछले सवाल में डायरेक्ट दे रखी थी v ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो यहाँ पे रिलेटिव दे रखी है, तो किड की जो वेलोसिटी है एक्चुअल में वो कितनी होगी, v प्लस ओमेगा डैश आर, ठीक। चलिए, अब वही कहानी है बेटा, सेंटर के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क 0, फ्रिक्शन वगैरह सब इंटरनल फोर्सेस, यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो कितना है, 0 है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आप बराबर कर सकते हो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, पहले तो वो जो बच्चा है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है सिंपली, और प्लेटफॉर्म घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, यानी कि उस किड की भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई। तो आप इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिंपली क्या लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क या प्लेटफॉर्म प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किड इनटू ओमेगा, पहले वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे, इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया id इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश इंटू ओमेगा डैश प्लस
इसका किड का एंगुलर मोमेंटम, मास कितना था किड का, m1 था, इनटू स्पीड कितनी आई है, वी के आई है, जो कि कितनी आई है, v प्लस ओमेगा डैश आर, ठीक है। और किड जो है वो सेंटर से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, आर पे, ओमेगा डैश आर यहाँ पे, ठीक। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कैपिटल एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस किड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपली वो खड़ा हुआ था तो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, ठीक। किड का मास m था, मैंने m1 ले लिया यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड सही कर दो, m1 मास तो बॉल का था पिछले सवाल में, एक सेकंड। हाँ, तो ओमेगा इज इक्वस टू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा डैश प्लस m v प्लस ओमेगा डैश r इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ से आपको मैथमेटिक्स करके ओमेगा डैश की वैल्यू निकालनी है, जो आपकी कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप कर सकते हैं। तो कंसेप्ट समझ में आया, जहाँ पर कोई समस्या हो उसको दोबारा से वापस से देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर आगे की बात करते हैं। तो ये आपके एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ सवाल हैं, उन्हें हम यहाँ तक कवर कर लिया है, ठीक। इससे ज़्यादा नीट का डोमेन है भी नहीं इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में। ये जो आखिरी के 1-2 सवाल मैंने कराए हैं, नीट का जो लेवल फिलहाल 2 सालों से हो रहा है तो लग रहा है कि ऐसे भी नहीं आएंगे, इतने भी आना बड़ा मुश्किल है। बट ठीक है, एक बार सिंपल से सवाल है ये, कोई इसमें लॉजिकल ज़्यादा नहीं है डिफ़िकल्टी,